नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफर शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर धनंजय और पीरामल और महेंद्र पीरामल दोनों ही अब यहाँ पर रोहित के उस विला में आ जाते हैं। तो वो देखते हैं कि यहाँ पर राहुल और भूमिका इन दोनों की लड़ाई हो रखी थी, जहाँ ये दोनों एक दूसरे के बालों से चिपटे हुए थे, जिसे देखकर यहाँ पर आलिशा को भी हंसी आ रही थी। तो इधर महेंद्र तो ये देखकर अब जोर जोर से हंसने लगता है। इधर अब यहाँ पर धनंजय दोनों को डांटते हुए वहीं पर सोफे पर बिठा देते हैं। तो अब वो यहाँ पर महेंद्र को भी कहते हैं कि तुम्हें क्यों मुझे इनविटेशन देना पड़ेगा। तो इधर अब महेंद्र हंसते हुए कहता है, तुम्हें याद है भाई, जब जब मेरी और रेवती दीदी की लड़ाई होती थी तो तब भी तुम हमें ऐसे ही छुड़वाते थे। अब ये लोग ऐसे बात ही कर रहे थे कि तभी अब यहाँ पर ये सब सोफे पर बैठ जाते हैं। तो धनंजय भूमिका की तरफ देखता है और कहता है, ओके भूमिका, आप बताओ तुम लोगों ने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया है। धनंजय की इस बात पर आलिशा, भूमिका और राहुल तीनों ही अब एक दूसरे को देखने लगते हैं कि वो अब इस बात को अपने ताऊजी के सामने और आलिशा अपने मामा जी के सामने इसे कैसे कहे। लेकिन अब तीनों के चेहरों को इस तरह से देखकर अब धनंजय इंतजार करते हैं के बाद अब फिर से कहते हैं, क्या तुम तीनों में से कोई कुछ बताएगा। तब अब यहाँ पर धनंजय यानी अपने ताऊजी की इस बात को सुनकर अब भूमिका कहती है, ताऊजी वो हमने दादाजी का किडनैप कर लिया है। जैसे ही भूमिका ने यहाँ पर ये शब्द कहे, ये सुनते ही तो धनंजय पीरामल और महेंद्र पीरामल दोनों ही अब एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं कि आखिर ये तीनों ने क्या कह रहे हैं। क्या सच में ऐसा है। यहाँ धनंजय अब अपनी हैरानी में ही भूमिका से कहते हैं, ये सब करने की क्या जरूरत थी भूमिका। हाँ, अगर माँ को जरा सा भी आइडिया हो गया ना कि तुम तीनों ने मिलकर ये सब कुछ किया है तो सच बताऊं तो बेटा बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तुम लोग समझ क्यों नहीं रहे हो। इवन तुम लोगों को ये काम करना ही नहीं था। क्या मजबूरी आ गई थी ऐसी जो तुम तीनों को ये काम करना पड़ा। इस बात पर अब भूमिका कहती है, ताऊजी आपको आइडिया भी नहीं है कि दादू क्या करने का प्लान कर रहे थे, क्योंकि वो कुछ बहुत ही बड़ा कर रहे थे। अगर आपको उस प्लान के बारे में पता चला तो आप भी फिर शायद यही करते जो हमने किया। एक मिनट, मैं आपको अभी सब कुछ बताती हूँ, पहले आप हमारी बात को सुन लीजिए, उसके बाद आपको जो ठीक लगे आप हम तीनों को कह सकते हैं। भूमिका की इस बात को सुनकर जहाँ महेंद्र भूमिका की बात को सुनने के लिए तैयार बैठा था तो इधर धनंजय भी अब भूमिका से कहते हैं, हाँ तो बताओ आखिर क्या हुआ था, क्या करना चाहते थे पापा। तो अब यहाँ पर भूमिका कहती है, ताऊजी आज अर्ली मॉर्निंग मुझे नींद नहीं आ रही थी और मुझे अनीका से भी मिलना था। तो यही सोचकर जब मैं अनीका के रूम में गई तो अब यहाँ पर ये कहते हुए ही भूमिका अब अपने उस वक्त के ख्यालों में चली जाती है जब वो रात भर परेशान थी, क्योंकि वो निखिल को बार बार कॉल कर रही थी लेकिन निखिल था कि उसका फोन उठा ही नहीं रहा था, इसलिए उसे पूरी रात नींद नहीं आई। इधर वो जैसे ही अब अपने रूम से निकलकर एलिवेटर से अनीका से हेल्प लेने के लिए अनीका के रूम की तरफ जाने ही वाली थी और इधर जैसे ही अब उसने लिफ्ट से अब यहाँ पर उस फ्लोर पर आती है तो यहाँ पर उस फ्लोर पर पहुंचने के बाद अब भूमिका देखती है कि यहाँ पर एक शख्स अनीका के रूम के बाहर ही खड़ा हुआ था। ये शख्स यहाँ पर अपनी पूरी कोशिश कर रहा था अनीका के रूम के दरवाजे को बाहर से खोलने की। इधर इस शख्स को देखने के बाद अब भूमिका यहाँ पर एकदम से ही अलर्ट हो जाती है कि आखिर ये शख्स कौन है और ये शख्स अनीका के रूम में इंटर क्यों करना चाहता है। इसलिए यही सब सोचकर भूमिका उस शख्स के ऊपर अब अपनी नजरों को बनाए हुए थी ये जानने के लिए कि आखिर ये कौन है और इसका मकसद क्या है। इधर जैसे ही उस शख्स ने डिजिटल लॉक का पासवर्ड डाला तो यहाँ पर अब अचानक से एक ग्रीन लाइट जल जाती है। जैसे ही ये ग्रीन लाइट जलती है तो ये देखकर तो भूमिका भी यहाँ पर एकदम से ही मानो उसे एकदम से 440 वोल्ट का एक शॉक लगा हो। वो बस अब अपनी फटी हुई आंखों से उस शख्स को ही देख रही थी कि आखिर ये शख्स ऐसा कौन है जिसने इस डिजिटल लॉक को भी इतनी आसानी से खोल दिया। यहाँ भूमिका भी अपने मन में यही सब सोच रही थी कि आखिर ये कौन हो सकता है।
और जो इतनी रात गए अनिका और आलिशा के रूम में जा रहा है। पर ये बॉडी पर्सनैलिटी से तो ये कोई औरत तो नहीं लग रही है। एक मिनट, कहीं ये हंसराज ताऊजी तो नहीं है? ना, वैसे देखा जाए तो उनका कोई भरोसा भी नहीं है। इस मामले में मैं उनके ऊपर तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन ये भी सोचने वाली बात है कि हंसराज ताऊजी अब यहाँ पर अनिका के रूम में क्यों जाएंगे। लेकिन अब क्या करूं? करने को तो वो भी कुछ भी कर सकते हैं। ताऊजी, इस बार आपको मैं नहीं छोड़ूंगी। अगर ये आप ही हैं तो अब आपकी खैर नहीं। क्योंकि भूमिका ने यहाँ पर अपने दिल और दिमाग दोनों में से एक कंक्लूजन पर पहुंचने के बाद अब वो यही सोचती है कि ये यहाँ पर शायद उसके हंसराज ताऊजी ही है। और ये कहते हुए ही भूमिका अब अपने तेज कदमों को अब अनिका के रूम की तरफ बढ़ा देती है, क्योंकि वो किसी भी मकसद में भी शख्स को कामयाब नहीं होने देना चाहती थी। तो वहीं दूसरी तरफ इधर वो शख्स अभी उस रूम में इंटर कर चुका था और वो भी यहाँ पर बेड के पास चला जाता है। जैसे ही ये शख्स बेड के पास जाता है तो वो उसे यहाँ पर आलिशा उसे दिखाई दे रही थी, लेकिन अनिका भी वहाँ पर नहीं थी। अनिका को वहाँ पर ना देखकर अब वो शख्स इधर उधर देखने लगता है कि आखिर अनिका कहाँ गई, क्योंकि वो तो यहाँ पर प्लान बना कर आया था कि वो यहाँ से आलिशा और अनिका को दोनों को ही किडनैप कर लेगा। लेकिन जब वो यहाँ पर इस पूरे ही रूम में अनिका को ढूंढता है तो उसे अनिका यहाँ पर कहीं भी नजर नहीं आती। तो वो अपने मन में सोचता है, चलो कोई बात नहीं, यहाँ अनिका गुलेरिया नहीं है तो क्या होगा, कोई बात नहीं, आज के लिए तो ये रानी साहिबा ही मेरे लिए काफी है। कम से कम आज इसे तो अपने मकसद के लिए यूज करूं, यही सोचकर वो अपनी पॉकेट से एक छोटी सी बोतल को निकालकर अब उसके ढक्कन को इधर खोलने ही वाला था कि तभी अचानक से किसी ने यहाँ पर पीछे से एक झटके से आकर अब उस बोतल को उसके हाथ से छीन लिया। जैसे उस शख्स को यह आभास होता है कि किसी ने पीछे से उसके हाथ से बोतल छीनी है तो इस शख्स को बहुत ही गुस्सा आता है, लेकिन एक पल के लिए तो वो घबरा जाता है कि कहीं अनिका गुलेरिया ही तो पीछे से नहीं आ गई। इसलिए वो अपनी हैरानी में जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने यहाँ पर अनिका नहीं बल्कि उसके सामने भूमिका खड़ी थी। भूमिका को यहाँ पर खुद इस शख्स ने भी इमेजिन नहीं किया था, इसलिए ऊपर से भूमिका ने जिस तरह से उसके हाथ से ये बोतल छीनी थी उसकी इस हरकत पर अब ये शख्स अब आग बबूला हो जाता है और वो अब गुस्से से भूमिका से कहता है, ये क्या हरकत है भूमिका? हाँ, बोतल बच्चों के खेलने की चीज नहीं है, इसलिए चुपचाप इस बोतल को मुझे दे दो और हाँ, एक अच्छी बच्ची की तरह यहाँ से चली जाओ। देखो, तुम्हारे लिए यही सही होगा। इधर ये सुनते ही अब भूमिका भी कहती है, दादाजी ये आप हैं? क्योंकि यहाँ पर ये शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद धर्मराज मारवा ही थे जो आलिशा और अनिका को किडनैप करने के लिए आए थे। इसलिए भूमिका कहती है, लेकिन आप इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए दादाजी, जो आप इतनी रात को यहाँ पर अनिका और आलिशा के कमरे में आए हैं, वो भी तब वो दोनों यहाँ पर सो रही होंगी। ये सोचकर भी मुझे तो अब आपको दादाजी बुलाने में भी शर्म आती है। आखिर क्या चल रहा है आपके दिमाग में? क्यों आप ये सब करना चाहते हैं और मकसद क्या है आपका? अब आप देखो, अब आप लड़कियों के रूम में इस तरह से कैसे आ सकते हैं, जबकि आपको भी पता है कि उन दोनों में से एक आपकी बहू है। हाउ डिस्कस्टिंग दादाजी। इधर यहाँ पर भूमिका जो कि अब यहाँ पर अपने दादाजी को ये सब कह रही थी, तो अब क्योंकि भूमिका की आवाज अब यहाँ पर इतनी तेज हो गई थी कि अब इस शोर को सुनकर अब रानी आलिशा की भी आंखें खुल जाती है। इधर आलिशा की इस शोर को सुनकर जैसे ही आंखें खुलती है तो वो इस रूम में यहाँ पर देखती है तो उसके सामने दो लोग खड़े थे। दो लोगों को देखकर अब वो एकदम से हैरान हो जाती है, इसलिए क्योंकि जैसे ही आंखें खुली वो भी चेहरे नहीं देख पाई थी, इसलिए वो जल्दी से हड़बड़ाकर उठकर अब अपने बेड पर बैठ जाती है और कहती है, ये क्या हरकत है? इधर यहाँ पर आलिशा को देखकर अब धर्मराज मारवा जब उसकी तरफ देखते हैं तो आलिशा इन्हें पहचान लेती है। अब आलिशा कहती है, आप मिस्टर धर्मराज मारवा, आपको इतनी भी बुद्धि नहीं है? अरे आपको शर्म नहीं आई ऐसी हरकत करने पर? शुक्र मनाइए कि ये मारवा हाउस है। अगर ये आज हमारा राजमहल होता ना तो अब तक तो हमारे मामा जी आपको कब का जान से मार चुके होते। आप अपनी खुशी मनाइए कि आप यहाँ पर मारवा हाउस में हैं, नहीं तो यह जो भी आपने किया है ये सब तो देखकर आपका अब तक मौत निश्चित थी।
और ये कहते हुए ही रानी आलिशा अब यहाँ पर एक जोर की लात सीधा ही धर्मराज मारवा की पीठ पर मारती है, जिससे कि वो सीधा ही अब यहाँ पर जमीन पर जाकर गिरता है, क्योंकि आलिशा ने भी अपनी लात पूरी जोर से अपने शरीर के पूरे प्रेशर से मारी थी। इधर अपने दादाजी को ऐसे गिरता हुआ देखकर अब भूमिका कहती है, आप हमारे दादा हैं, आपको इस तरह से देखना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अब हम करें भी तो क्या करें, क्योंकि आपके साथ अभी जो आलिशा ने किया वो बिल्कुल सही किया, आप शायद यही डिजर्व करते हैं। इधर भूमिका की ये बात सुनते ही अब यहाँ पर धर्मराज मारवा अब अपनी जगह पर जल्दी से खड़े हो जाते हैं और वो अब अपनी पॉकेट से एक नाइफ को निकालकर वो भी यहाँ पर भूमिका के हाथ को पकड़कर एक ही झटके से उस चाकू को भूमिका के गले पर रखते हैं और कहते हैं, रानी साहिबा कोई भी होशियारी बिल्कुल भी मत करना, वरना आज इस रूम से एक लाश तो जरूर निकलेगी। और तुम भूमिका तुम चुपचाप मुझे वो बोतल दे दो, वरना अपनी जान से जाओगी, क्योंकि मैं किसी भी हाल में उस बोतल को लेकर रहूंगा। तुम मेरे मकसद के बीच में नहीं आ सकती, फिर चाहे उसके लिए मुझे तुम्हारे गले को ही क्यों ना काटना पड़े। इधर अब यहाँ पर धर्मराज मारवा की ये बात सुनते ही अब आलिशा कहती है, देखो भूमिका को छोड़ दो, आप यहाँ पर क्यों आए हैं, क्या मकसद है आपका यहाँ पर इतनी रात गए आने का। इधर आलिशा की इस बात पर अब धर्मराज मारवा कहते हैं, तुम दोनों बहनों को अपने साथ लेकर जाने के लिए, अरे मैं यहाँ पर इतनी रात को तुम दोनों बहनियां अनिका और तुम्हें लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। जैसे ही धर्मराज मारवा ने यहाँ पर अपना प्लान बताया तो अब आलिशा कहती है, हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। देखिए, अगर आप इसीलिए ही यहाँ पर आए थे तो मैं आपकी शर्त को मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उससे पहले आपको भूमिका को छोड़ना होगा। आप भूमिका को कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इधर यहाँ पर आलिशा ने देवराज मारवा को यहाँ पर धर्मराज मारवा को ये सब कह दिया था, लेकिन उसकी ये बात सुनते ही इससे पहले आलिशा उन्हें कुछ भी कहती आगे के तभी भूमिका बीच में उन्हें रोकते हुए ही कहती है, आलिशा आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, इन्हें तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी। और ये कहते हुए ही भूमिका अब जल्दी से उसके पास जो वो बोतल थी उस बोतल को टेरेस की तरफ फेंक देती है। इधर भूमिका की इस हरकत पर धर्मराज मारवा कहते हैं, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना बेवकूफ लड़की, अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। बहुत शौक है ना तुझे स्पेशल डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने का, देख आज मैं तुझे तेरी ईमानदारी का इनाम दूंगा, देख आज तेरे साथ क्या होता है। और ये कहते हुए ही अब वो भूमिका के ऊपर अटैक करने ही वाले थे कि तभी अब यहाँ पर उनकी आवाज निकलती है, अब क्योंकि यहाँ वो जोर से दर्द से कराते हैं। ऐसा जान पड़ रहा था जैसे उन्हें ही कुछ हो गया हो। इधर उसकी इस आह को सुनकर जब आलिशा की नजर सामने जाती है तो वहाँ पर अब राहुल खड़ा था। राहुल के हाथ में भी यहाँ पर एक फ्लावर वास था। कुछ ही देर में भी यहाँ पर दर्द से कराते हुए धर्मराज मारवा नीचे जमीन पर गिर जाते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर धर्मराज मारवा भूमिका के ऊपर अटैक कर रहे थे तभी यहाँ पर पीछे से राहुल आ जाता है और राहुल ने मौका देखते ही यहाँ पर सब कुछ सारी सिचुएशन को देखकर बिना कुछ सोचे समझे ही उसके ऊपर एक वार कर दिया था पीछे से, वो भी उसके सिर पर, क्योंकि उसके ऊपर उस फ्लावर वास से जोर से वार हुआ था, जिसकी वजह से वो वहीं पर ही बस एक करहाने की आवाज के साथ बेहोश होकर गिर जाते हैं। इधर सामने राहुल को देखकर अब भूमिका जल्दी से दरवाजे को बंद करने के लिए जा ही रही थी कि उसे अब वहां से कोई जाता हुआ दिखाई देता है। जब वो दरवाजे के बाहर जाकर देखती है तो यहाँ पर पूरे कॉरिडोर में वहाँ पर कोई भी नहीं था। हालांकि भूमिका को लगा था कि वहाँ से अभी कोई निकला है, इसलिए वो उस रूम के दरवाजे को जल्दी से बंद कर देती है और अब वो राहुल के पास जाकर अब कुछ कहने ही वाली थी कि तभी भूमिका के कुछ भी कहने से पहले ही अब राहुल उसे कहता है, तू ठीक तो है ना भूमिका, तुझे कहीं लगी तो नहीं। क्योंकि राहुल भूमिका के लिए काफी चिंतित हो गया था। यही सुनते ही अब भूमिका कहती है, मैं तो ठीक हूँ राहुल, लेकिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो भी इस वक्त। इधर भूमिका की इस बात पर अब यहाँ पर रानी आलिशा भी कहती है, वो सारी बातें बाद में, पहले चेक करो इन्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना, ये जिंदा तो है या ये मर गए। इस बात पर अब यहाँ पर राहुल कहता है, अरे रानी साहिबा, ये बूढ़ा मोटी चमड़ी का है, इतनी आसानी से तो ये मरने वाला बिल्कुल भी नहीं है, अरे इसकी मौत इतनी इजी नहीं होने वाली है।
अरे ये हम जैसे को मार भी देगा ना, तब भी ये ना मरे। आज तो इसका किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। हाँ, मेरी जिंदगी छीनने की कोशिश की है इसने। अरे इसने मेरी पहचान छीन ली इसने। अब देख, अब तो इसे मेरे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता है। अब तो इस बुड्ढे को मेरे ही हाथों से मौत लगेगी। और वैसे भी अभी तो यहाँ पर ब्रो भी नहीं है जो इसे बचा सकता है, क्योंकि मैंने ना जाने कितने ही बार इसे मारने की कोशिश की, लेकिन ब्रो मुझे हर बार रोक लेते थे। आज ये इसकी बुरी किस्मत है कि आज रोहित भी यहाँ पर नहीं है, और ना ही वो चिराग और अब्दुल। आज इसे मुझसे कौन बचाएगा, क्योंकि इसे बचाने वाले आज यहाँ पर ये तीनों के तीनों ही नहीं है। और ये कहते हुए ही राहुल अब यहाँ पर अपने घुटने के ऊपर बैठकर अब धर्मराज मारवा के पास बैठ जाता है और उसके गले को अब यहाँ पर अपने दोनों ही हाथों से दबाने लगता है। इधर राहुल के इस रिएक्शन पर तो भूमिका और आलिशा दोनों ही बस राहुल को ही देख रही थी कि कहीं राहुल सच में इन्हें जान से न मार दे। इसलिए वो दोनों ही अब यहाँ पर राहुल को धर्मराज मारवा से दूर करने की कोशिश करती है। इधर आलिशा को जब कुछ समझ में नहीं आया तो वो अपने खात के वार से अब राहुल के पीछे से उसके सिर पर वार करती है, उसके गले पर वार करती है, जिससे कि राहुल भी यहाँ पर आलिशा एक वार से ही यहीं पर ही बेहोश हो जाता है। इधर उसके इस एक्शन पर तो अब भूमिका पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि एक तरफ बेहोश उसके दादाजी गिरे हुए थे तो दूसरी तरफ आलिशा ने यहाँ पर राहुल को भी बेहोश कर दिया था। इसलिए ये सब देखकर अब भूमिका कहती है, आलिशा राहुल को इस तरह से बेहोश करना थोड़ा कैजुअल नहीं था। इधर इस बात पर अब आलिशा कहती है, आपके पास कोई और आइडिया था क्या भूमिका? हाँ, राहुल को देखा ना आपने कि वो इस इंसान को कैसे मारने के लिए उतारू हो चुका था। राहुल को इस इंसान से अलग करने का मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आता है कि राहुल को इतना एग्रेसिव बिहेवियर क्यों है, वो ऐसा कैसे हो जाता है। अरे इस इंसान के प्रति इस बात पर अब भूमिका कहती है, इसका जवाब तो हमें सिर्फ राहुल ही दे सकता है कि आखिर वो ये सब शब्द क्यों कह रहा था कि इसने उसकी पहचान छीन ली। अब ये बात तो हमें राहुल ही बताएगा। वैसे दादाजी को एक बार चेक करो ना, ये जिंदा है भी या नहीं, या फिर चल बसे। भूमिका की ये बात सुनते ही बालिशा अब यहाँ पर उसके तरफ बढ़ती है और अब उसके पास जाकर अब अपने एक हाथ की उंगलियों को धर्मराज मारवा के नाक के पास लेकर जाती है। जैसे ही आलिशा ने अपनी उंगलियों को उसके नाक के पास रखा तो वो यहाँ पर महसूस करती है कि वो ठीक है, क्योंकि उनकी सांसें चल रही थी। इसलिए अब वो यहाँ पर भूमिका की तरफ देखकर कहती है, राहुल ने बिल्कुल सही कहा था भूमिका, ये बुड्ढा इतनी आसानी से नहीं मरेगा, ये अभी भी जिंदा है। वैसे अब हमें क्या करना है क्योंकि अब हमें इस कंडीशन को भी तो संभालना है, क्योंकि यहाँ पर राहुल भी बेहोश और ये बुड्ढा भी। इस बात पर अब भूमिका कहती है, एक काम करते हैं आलिशा, इन्हें नीचे लेकर चलते हैं, या नीचे लेकर जाने में आप मेरी हेल्प कीजिए इन्हें उठाने में, क्योंकि अकेले मैं तो इन्हें नहीं उठा पाऊंगी। अब भूमिका की इस बात को सुनकर आलिशा कहती है, पहले हमें राहुल को बेड पर लेटा देना चाहिए, उसके बाद ही हम इन्हें नीचे लेकर जाएंगे। इधर ये सुनते ही अब भूमिका कहती है, ठीक है। और अब वो यहाँ पर दोनों मिलकर अब राहुल को अपना जोर लगाते हुए बेड पर लेटा देती हैं, और वो दोनों भी यहाँ पर राहुल को लेटाने के बाद अब धर्मराज मारवा को बाथरूम के रास्ते से लेकर जाने लगती है। तो वहीं भूमिका अब अपनी ही सोच में थी कि रानी साहिबा को राहुल का आना बुरा क्यों नहीं लगा, क्योंकि इतनी रात को गए, जहाँ एक तरफ यहाँ पर उसके दादाजी उसके कमरे में आए थे, तो जब यहाँ पर पीछे से जब राहुल भी यहाँ पर आया था तो आलिशा ने उससे ये सवाल क्यों नहीं किया। भूमिका वहाँ जाते हुए अभी भी यही सब सोच रही थी। अब यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में अब वो सभी अपने ख्यालों से अब बाहर आते हैं। इधर भूमिका की बातों को सुनकर अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, बाकी सारी बातें तो मुझे समझ में आ गई हैं, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि तुम सभी रोहित मारवा को राहुल क्यों बुला रहे हो। अरे ये कोई राहुल थोड़ी ना है, ये तो रोहित मारवा है ना। इस बात पर तो वो सभी बस अब एक दूसरे को ही देखने लगते हैं कि ये महेंद्र अब क्या कह रहा है। तभी अब यहाँ पर महेंद्र पीरामल के दिमाग में एक बात याद आती है, और वो अब कहते हैं, एक मिनट, कहीं तुम
वहीं 5 साल के बच्चे तो नहीं होना जिसका चेहरा बदलने का प्लान किया जा रहा था। क्योंकि अपनी बात कहने के बाद अब महेंद्र को अचानक से पुरानी बातें याद आ जाती ही इधर महेंद्र की इस बात को सुनकर सभी हैरानी से बस महेंद्र को ही देख रहे थे, क्योंकि भूमिका और आलिशा को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था। इधर धनंजय अब कहते हैं ये कब की बात कर रहे हो महेंद्र तुम, क्योंकि धनंजय को इसके बारे में नहीं पता था। अब धनंजय की इस बात पर महेंद्र कहता है आज से करीब 25 साल पहले की बात है भाई। हाँ, अरे हाँ, मेरे पास तो उस बच्चे की फोटो भी होगी। और हाँ भाई, आयशा मारवा को ये धमकी भी दी जा रही थी कि अगर उन्होंने मारवा हाउस को नहीं छोड़ा तो वो उस बच्चे को जान से मार देंगी। और हाँ, मुझे याद है सर जी किसी को उस समय ढूंढ रहे थे। इस बात पर अब यहाँ पर राहुल कहता है इसका मतलब कि ताई जी रोहित के लिए नहीं बल्कि वो मेरे लिए वो मारवा हाउस को छोड़कर गई थी। अरे इतने सालों से हम सब ये सोच रहे थे, लेकिन वो तो मेरे लिए ये सब करके गई है। इस बात पर अब महेंद्र कहता है देखो मुझे ज्यादा कुछ तो पता नहीं है क्योंकि ये बहुत ही पुरानी बात है, लेकिन हाँ मुझे इतना पता है कि एक रात पापा फोन पर किसी से बात कर रहे थे। और भाई पता है आपको तो पता ही है ना कि मेरी बचपन से ही आदत थी कि माँ पापा के बीच की सारी बातों को सुनना। ये तब की बात है जब देवराज गुलेरिया को किंग ने कैद कर लिया था, उसके बाद ही ये प्लान बना था। इस बात पर अब महेंद्र पीरामल ये बात सुनकर अब यहाँ पर धनंजय कहते हैं क्या तुम हमें बस इतना बता सकते हो कि राहुल के चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी किसने की थी। देखो ये काम तो किसी बेस्ट सर्जन का ही होगा ना, क्या तुम्हें ये सब पता है। इधर कुछ देर सोचने के बाद अब यहाँ पर अब महेंद्र कहता है मुझे नहीं पता है भैया। इस बात पर अब आलिशा कहती है ओफो मामा जी, फिर क्या ही फायदा हुआ आपकी जासूसी का, क्योंकि आपके पास तो आधी अधूरी बातें हैं। वैसे अगर हम अपने एनालिसिस से कहें तो नाना जी मेरा मतलब है मिस्टर इंद्रजीत पीरामल तो एक बहुत ही अच्छे लॉयर थे। इनफैक्ट बाद में तो उन्होंने ही किंग की पोजीशन को होल्ड किया हुआ था। और छोटी नानी माँ तो आपकी मैनिपुलेशन स्किल में बेस्ट थी, क्योंकि जिस तरह से आप अपनी स्किल में बेस्ट हैं वो भी बिल्कुल ऐसी ही थी। इस बात पर अब धनंजय कहते हैं मैं जहाँ तक भी अंदाजा लगा पा रहा हूँ उनके ग्रुप में कोई भी सर्जन नहीं था। ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब तो अब हमें ढूंढना ही होगा कि आखिर वो सर्जन कौन था जिसने इतने छोटे बच्चे के ऊपर इतनी बड़ी सर्जरी की। अब यहाँ पर धनंजय की इस बात को सुनकर अब राहुल कहता है अरे ताऊ जी आपको क्यों ढूंढना है उस सर्जन को, ये सब कुछ तो दादाजी ने किया था ना, क्या आप भूल गए हैं कि 16 साल पहले हम सभी के साथ क्या हुआ था। अरे मेरी आंखों के सामने इस बुड्ढे ने अपने साथियों के साथ मिलकर क्या किया था, क्या आप वो सब भूल गए। अरे मेरी आंखों के सामने मेरे भाई को खाई में धक्का दे दिया था इस बुड्ढे ने। अब यहाँ पर राहुल की ये बात सुनते ही अब धनंजय की आंखों के सामने फिर से वो नजारा आ गया था जब उन्हें लगा था कि वो मौत के कितने करीब हैं। उनकी आंखें बंद होने से पहले उन्होंने अपने बेटे को उस खाई में जाते हुए देखा था, लेकिन अफसोस की बात थी कि वो उस समय अपने बेटे को बचा नहीं पा रहे थे। धनंजय पीरामल अब यहाँ पर अब अपने ख्यालों से बाहर आते हुए अब जल्दी से सोफे पर से उठ जाते हैं और अब वो उठते हुए ही कहते हैं कहाँ है वो। इधर धनंजय की इस बात पर भूमिका कहती है मैं आपको उनके पास लेकर चलती हूँ ताऊ जी। भूमिका की इस बात पर अब राहुल भी कहता है तू तो रहने ही दे भूमिका, ताऊ जी मैं आपको उस बुड्ढे के पास लेकर चलता हूँ। अब राहुल की इस बात पर अब धनंजय कहते हैं वो तुम्हारे दादाजी हैं। इधर ये सुनते ही राहुल कहता है मेरे मम्मी पापा को बड़ी बेरहमी से मारा गया था सालों पहले ताऊ जी, और आज तक मुझे ये पता नहीं चला है कि उन लोगों को किसने मारा है। बस एक बार वो इंसान मेरे सामने आ जाए उसके बाद तो मैं उसे जिंदा भी नहीं छोड़ूंगा। राहुल की ये बात सुनते ही अब महेंद्र पीरामल अब अपनी जगह पर खड़े होकर कहते हैं तुम्हारे मम्मी पापा मतलब मिस्टर परवेश मारवा और मिसेस रूपाली मारवा, एम आई राइट।
अब यहाँ पर महेंद्र की इस बात पर राहुल कहता है, हाँ हाँ वही थे मेरे माता पिता, लेकिन आप उनके बारे में क्या जानते हैं अंकल। इस बात पर अब महेंद्र खामोश हो जाते हैं और अब वो यहाँ पर धनंजय पीरामल से अब अपनी नजरों को चुराने लगते हैं। महेंद्र को देखकर ऐसा जान पड़ रहा था कि जैसे जैसे वो यहाँ पर कुछ छिपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शायद उन्हें इस मामले में कुछ पता था। इधर महेंद्र को इस तरह से नजरें चुराता हुआ देखकर उनकी इस हरकत को देख धनंजय ने नोटिस कर लिया था और अब वो यहाँ पर महेंद्र के कंधे पर अब अपना हाथ रखते हुए कहते हैं, क्या बात है महेंद्र, तुम्हें पता है ये काम किसका है? क्योंकि जिस तरह से तुम ऐसा कर रहे हो, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि तुम इसके बारे में सब कुछ जानते हो। अब धनंजय की इस बात पर महेंद्र कहते हैं, वो भैया ये काम किसी और का नहीं, बल्कि ये काम आयशा मारवा का है। उसने ही उन दोनों के ऊपर गोली चलाई थी। अब यहाँ पर महेंद्र की ये बात सुनते ही राहुल अब अपनी जगह से उठकर अब वो यहाँ पर महेंद्र पीरामल के पास जाता है और अब उसके कॉलर को पकड़कर कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? मेरी ताई जी कभी भी ऐसा नहीं करेंगी। अरे आप तो क्या, खुद अगर भगवान भी आकर मेरे सामने कहेंगे ना कि मेरी ताई जी ने ऐसा कुछ भी किया है तो मैं नहीं मानूंगा। हिम्मत कैसे हुई आपकी इतनी बकवास करने की? क्योंकि यहाँ पर एक ही पल में ये अपने ताई जी के बारे में ये सब सुनकर राहुल अपना आपा खो बैठते हैं। तो इधर महेंद्र अब खुद को राहुल से छुड़वाते हुए ही कहता है, अरे मैं सच कह रहा हूँ राहुल। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे माँ पापा कोई दूध के दूल्हे हुए थे? बेटा ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। अरे तुम तो उस समय बहुत ही छोटे बच्चे थे। जब तुम्हें उनके कर्मों के बारे में पता चलेगा तो तुम्हें भी बहुत ही हैरानी होगी। और एक बात, तुम्हारा अगर ये चेहरा बदला है ना तो इसमें सबसे बड़ा हाथ तुम्हारे पापा का है। तुम चाहो तो मैं इसका सबूत भी दे सकता हूँ, क्योंकि ये तुम्हारे पापा का किया धरा है। और हाँ, इस काम के लिए मिस्टर धर्मराज मारवा ने मारवा ग्रुप ऑफ कंपनी के शेयर को तुम्हारे पापा के नाम भी कर दिया था, क्योंकि ये उस समय एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि अगर तुम्हारे पापा इसमें उनकी हेल्प करेंगे तो मारवा ग्रुप ऑफ कंपनी का कुछ शेयर तुम्हारे पापा को मिलने वाला था। और एक बात, मुझे बात ये इसलिए पता है क्योंकि पापा ने उस कॉन्ट्रैक्ट को बनवाया था, क्योंकि मेरे पापा खुद एक वकील हैं। उन्होंने ही इसे बनाया था। उस वक्त मैं पापा के साथ ही काम करता था। उस समय सब कुछ परफेक्ट था, लेकिन पता नहीं फिर अचानक से क्या हुआ कि आयशा मारवा ने उन दोनों को ही मार दिया। और हाँ, एक बात भैया, इस केस को तो मेरे ख्याल से इंस्पेक्टर अब्बास की माँ सोल्व करने वाली थी ना, तो फिर राजमहल के साथ साथ मारवा ग्रुप ऑफ कंपनी का भी दबाव था उनके ऊपर। इसके बाद भी आपके कजिन और उनकी वाइफ का केस सोल्व क्यों नहीं हुआ? आप खुद ही सोचिए। इधर महेंद्र की ये बात सुनते ही भी यहाँ पर आलिशा कहती है, बड़े मामा जी, वैसे अगर देखा जाए तो छोटे मामा जी की बात तो सही ही है। और राहुल, आप इस वक्त इस तरह का रिएक्शन बिल्कुल भी मत दीजिए। ये बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आपको उस समय के बारे में कुछ भी पता नहीं है। अरे आप खुद ही लॉजिक लगा के देखिए ना। देखिए, हम इस वक्त आपकी हालत को समझ रहे हैं कि आपके ऊपर क्या बीत रही होगी, लेकिन इस तरह से पैनिक करने से कुछ हासिल नहीं होगा। आलिशा की ये बात सुनते ही अब राहुल कहता है, क्या इसके बारे में ब्रो को कोई आइडिया है? हाँ, क्या ब्रो को कोई आइडिया होना चाहिए? इनफैक्ट मुझे उस 20% शेयर से तो कोई भी लेना देना नहीं है। ओ गॉड, मुझे तो अब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि अब मैं करूं तो क्या करूं। और ताऊ जी, क्या आपको पता है कि ताई जी ने ऐसा क्यों किया? और सबसे बड़ी बात कि उनके खिलाफ कोई सबूत क्यों नहीं है? यहाँ पर ये सभी अब एक दूसरे के साथ बातें ही कर रहे थे और वो सभी अब इस बात से अभी अनजान थे कि दो आंखें सिर्फ उनके ऊपर ही थी, जो कि उन सभी बातों को सुन रहा था। अब वो शख्स अब अपने फोन को निकालकर अब एक मैसेज को टाइप करता है और लिखता है, बॉस पुरानी किताबों की बातों को
खोला जा रहा है। हमें अब सतर्क रहना होगा। और इसे लिखने के बाद अब वो इसे सेंड कर देता है। इधर उस शख्स ने अभी अपना काम यहाँ पर शुरू कर दिया था। तो वहीं दूसरी तरफ इधर गुलेरिया हाउस में अनिका भी यहाँ पर बाथरूम से गुलेरिया के आउट हाउस में अनिका भी बाथरूम से बाहर आ जाती है। अनिका को देखकर रोहित अब अपने कदमों को अनिका की तरफ बढ़ा देता है। तो वहीं अनिका अब रोहित की इस हरकत पर अब अपने कदमों को पीछे की तरफ करने लगती है। जैसे जैसे रोहित अनिका के पास जाता जा रहा था वैसे वैसे अनिका भी यहाँ पर दीवार की तरफ पीछे खिसकती जा रही थी। और एक समय अब ऐसा आया कि अनिका वहाँ पर दीवार के सहारे ही खड़ी हो जाती है, क्योंकि उसके पीछे और बढ़ने की जगह ही नहीं बची थी। जैसे ही अनिका ने देखा कि अब उसके पीछे हटने की जगह नहीं है, तो अब अनिका यहाँ पर रोहित मारवा को साफ साफ वार्निंग देते हुए ही कहती है, मिस्टर मारवा, अपने कदमों को वहीं पर ही रोक दीजिए। मैं आपको वार्निंग दे रही हूँ। अब अनिका की वार्निंग सुनने के बाद भी रोहित अब अपने कदमों को नहीं रोकता और वो जैसे अब अनिका के काफी करीब जाता है तो वो दोनों अब यहाँ पर एक दूसरे की सांसों को महसूस कर पा रहे थे, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पास खड़े थे। अनिका ने अब यहाँ पर अपनी आंखों को बंद कर लिया था। तो वहीं रोहित अब अपने हाथ को अनिका के बालों के पास लेकर जाकर अब उसमें फंसे हुए रोज पेटल को अब निकालते हुए ही कहता है, लो ये तो निकल गया, अच्छा ही हुआ। इधर रोहित की इस बात को सुनकर अब अनिका ने जब अपनी आंखों को खोला तो अब रोहित के हाथों में उन रोज पेटल को देखकर वो कहती है, ये मेरे बालों में फंस गया था। तो इस बात पर अब रोहित हाँ में अपना सिर हिला देता है।